प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान में नए बिंदु को, नए टॉपिक को प्रारंभ करने जा रहे हैं और वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद को यहाँ पर हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे, उदय होने की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे और राष्ट्रवाद उदय के कुछ महत्वपूर्ण कारणों पर भी यहाँ पर चर्चा करेंगे और अंत में इसके परिणाम और निष्कर्षों पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रश्न ये है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ कैसे हो रहा है और राष्ट्रवाद को परिभाषित कैसे किया जा सकता है। इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा भारत के राजनीतिक और वैदिक इतिहास में प्रवेश करना पड़ेगा। भारत के राजनीतिक और वैदिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण तिथि 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी भारत के राजनीतिक और वैदिक इतिहास में, भारत के इतिहास में एक लैंडमार्क डे है। लैंडमार्क डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल एंड लीगल हिस्ट्री। यहाँ से एक महत्वपूर्ण घटना गठित होती है और ये घटना भारत में गठित नहीं होती है, फिर भी ये घटना भारत के इतिहास में, भारत के वैदिक इतिहास में, भारत के राजनीतिक इतिहास में एक लैंडमार्क डे है। एक लैंडमार्क डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड इंडियन लीगल हिस्ट्री। 31 दिसंबर सन 1600 को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर प्रदान किया, एक चार्टर जारी किया, राजाज्ञा जारी किया, जिसमें इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए अधिकृत किया गया, राजाज्ञा प्रदान की गई। भारत के साथ ही अन्य पूर्वी देशों के साथ जो है उसे व्यापार करने की राजाज्ञा प्रदान की गई। यहाँ से भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद का इतिहास जुड़ा हुआ है। इससे पूर्व हम देख रहे हैं कि भारत की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, ये जो समय है, इस समय मुगल कालीन शासन व्यवस्था चल रही है और इस दौरान भारत में राजनीतिक उथल पुथल का प्रारंभ भी औरंगजेब के शासनकाल के बाद प्रारंभ हो जाता है। इसी समय ये कंपनी व्यापारी के तौर पे भारत में आती हैं और धीरे धीरे भारत के आर्थिक क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेती हैं। भारत के आर्थिक क्षेत्र पर अपना अधिकार करने के बाद में ये कंपनी भारत के राजनीतिक क्षेत्र में अपने आजमाइश प्रारंभ करती हैं। इसीलिए 31 दिसंबर सन 1600 के दिन को इंडियन हिस्ट्री का लैंडमार्क डे माना गया, क्योंकि इस कंपनी को व्यापार करने की अनुज्ञा ब्रिटिश क्राउन के द्वारा प्रदान की गई। अब चूंकि इस घटना का जिक्र करना इसलिए आवश्यक है कि भारत के आधुनिक राष्ट्रवाद को इस घटना के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। यद्यपि हमें ये देखना होगा कि राष्ट्रवाद कोई आधुनिक विचारधारा नहीं है, लेकिन ब्रिटिश इतिहास के साथ, ब्रिटिश राजनीतिक इतिहास के साथ और यूँ कहें कि ब्रिटिश राजनीतिक लेखकों, विद्वानों, राजनीति साहित्य के साथ इन्होंने इसको आधुनिक बना दिया है या आधुनिक मान लिया गया है और पूर्व के इतिहास और राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए कहा गया कि ऐसा राष्ट्रवाद पूर्व में नहीं पाया जाता था। इसीलिए इस घटना का जिक्र करना यहाँ पर आवश्यक है। अब चूँकि हमारा मुद्दा भारत में राष्ट्रवाद से है, तो भारत में राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ, एक लंबे समय तक
जैसा कि हमने देखा कि 31 दिसंबर सन 1600 से ये कंपनी भारत में व्यापार करने आती हैं और धीरे धीरे भारत के संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था पर अपना अधिकार प्रारंभ कर लेती है, अधिकार जमा लेती है। इसके बाद धीरे धीरे ये राजनीतिक व्यवस्थाओं पर भी अधिकार जमाना प्रारंभ कर देती है। भारत की तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ और भारत का भौगोलिक विस्तार और भारत के रियासतों के राजे रजवाड़ों के आपसी वैमनस्य और मनमुटाव के कारण से धीरे धीरे कंपनी जो है भारत के राजनीतिक क्षेत्र में भी मुख्य हस्तक्षेपकर्ता बन जाती हैं और एक समय तक करीब सन 1850 के आसपास तक ये कंपनी जो है भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना राजनीतिक वर्चस्व भी स्थापित करने में कामयाब हो जाती है। अब कंपनी के शासन के कारण से, स्थानीय रियासतों के शासन के कारण से और उससे भी नीचे स्थानीय जागीरदारों जमींदारों के शासन प्रभाव के कारण से भारत की जनता तिहरे कुचक्र में फंस जाती है और आर्थिक स्थितियां बड़ी डामाडोल होती है। राजनीतिक उपेक्षा भी भारत की जनता को मिलती है। जब उपेक्षा और असंतोष का वातावरण लंबे समय तक चलता है तो वह कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में किसी विद्रोह को जन्म देता है, विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। और ऐसा ही भारत के प्रसंग में हुआ, भारत के संदर्भ में हुआ। कंपनी के द्वारा लगातार उपेक्षित होने के कारण से भारतीय जनमानस में ब्रिटिश कंपनी के प्रति, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति घृणा और नफरत का भाव पैदा होता है और ये कहीं न कहीं भारत में राष्ट्रवाद के उदय की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। भारत में राष्ट्रवाद का उदय इन्हीं परिस्थितियों के प्रसंग में प्रारंभ होता है। हालांकि ब्रिटिश विद्वान या पश्चिमी विद्वान और लेखकों के द्वारा राष्ट्रवाद नवीन अवधारणा है जिसका प्रारंभ पश्चिमी जगत से, पश्चिमी राजनीतिक साहित्य से माना जाता है। यद्यपि इस विचार से हम यहाँ पर पूर्णतः सहमत नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक विचारक, भारतीय राजनीतिक इतिहास और भारत के धर्म ग्रंथों में राजनीतिक विषयक जो सामग्री मौजूद है उसके आधार पर यह स्वीकारणीय नहीं है कि राष्ट्रवाद केवल और केवल पश्चिमी राजनीतिक साहित्य, राजनीतिक विचारकों की राजनीतिक व्यवस्था की देन है और उसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। क्योंकि भारत में राष्ट्रवादी स्थितियां सनातन संवेग माने गए हैं और जिनका प्रारंभ तब से माना गया है जब से मानव का अस्तित्व रहा है, जब से मानव समाज अस्तित्व में आया है, जब से राजनीतिक व्यवस्थाओं का अस्तित्व प्रारंभ हुआ है। ये चर्चा का विषय है। इसके आगे हमें समझना होगा कि राष्ट्रवाद है क्या। उदय का जो परिस्थितियां हैं वो तो प्रारंभ हो रही है इस कंपनी के प्रसंग में, इसके शासन और अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण करने के प्रसंग में। अब प्रश्न ये है कि इसको परिभाषित कैसे किया जाए, राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या है। राष्ट्रवाद के लिए हमें ये समझ लेना होगा कि इसको ठीक ठीक परिभाषा करके शब्दों में बांधा जाना कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसकी एक यूनिवर्सल परिभाषा करना, शब्दों के अनुसार परिभाषित करना संभव दिखाई नहीं देता है, क्योंकि राष्ट्रवाद एक भौतिक विचारधारा नहीं है। राष्ट्रवाद मात्र मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। ये केवल राजनीतिक दर्शन में राजनीतिक दर्शन के दृष्टिकोण से बताए जाने वाले विचार दृष्टिकोण मात्र नहीं है। राष्ट्रवाद मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति स्वत्व की अभिव्यक्ति का भाव है, अपने राष्ट्र के प्रति स्वत्व की अभिव्यक्ति का भाव है। इस भाव को महसूस किया जा सकता है, इस भाव को शब्दों में बयां करना संभव नहीं प्रतीत होता है। जिस प्रकार से हवा को हम पकड़ नहीं सकते हैं, हवा को पकड़ के दिखा नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रवाद भी एक ऐसा विचार दर्शन है जो मनोवैज्ञानिक है, जिसका निवास मनुष्य के मस्तिष्क में है। ये केवल और केवल महसूस किया जाने वाला भाव है, अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा का भाव, अपने राष्ट्र के प्रति भक्ति का भाव, अपने राष्ट्र के प्रति स्वत्व की अनुभूति का भाव। और ये इसका निवास स्थान मनुष्य का मस्तिष्क है। इसीलिए यह विशुद्ध रूप से एक मनोवैज्ञानिक विचारधारा है, जिसमें व्यक्ति अपने राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है, अपने राष्ट्र के प्रति अपना जुड़ाव समझता है। भारतीय राजनीतिक विचारकों ने, भारत के लेखकों ने इस पर बड़ा विस्तार से चिंतन किया है और आधुनिक समय के प्रथम पीढ़ी के जो भारतीय विद्वान हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, सरस्वती हैं, इन्होंने इस पर विस्तार से चर्चा किया है।
राष्ट्रवाद व्यक्ति के तीव्र सनातन संवेगों की आधुनिक अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। सनातन संवेग, जब से मनुष्य समाज का संगठन प्रारंभ हुआ, राजनीतिक संस्थाएं अस्तित्व में नहीं थी, उस समय भी अपने प्रारंभिक काल में हम कहें कि मानव के उद्विकास में जब उसका प्रिमिटिव स्टेज था, उसका प्रिमिटिव लाइफ स्टाइल था, उस समय भी मनुष्य में अपने समूह के प्रति, जो आगे चल के धीरे धीरे हमारे राजनीतिक शब्दावली में कबीलों के रूप में जिसका विकास हुआ, जो राज्य की प्रारंभिक अवस्था कहलाई, राज्य का प्रारंभ जहाँ से माना गया, तो उस कबीलाई अवस्था में भी मनुष्यों के समूह का अपने कबीले के प्रति जो झुकाव था, अपने कबीले के प्रति जो निष्ठा उसमें पाई जा रही थी, वहाँ से ही यह सनातन संवेग चला आ रहा है। इसीलिए हमने यहाँ पर सनातन शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि सनातन की परिभाषा यही है कि हम उसका कोई टाइम पीरियड नहीं बता सकते हैं। सिंस इमेमोरेबल टाइम, समय के दृष्टिकोण से इमेमोरेबल होना चाहिए, वही सनातन है। और राष्ट्रवादी विचार के साथ भी यही जुड़ा हुआ है। इसीलिए जैसा कि पूर्व में भी मैंने अभी चर्चा किया कि इसको केवल पश्चिम की अवधारणा पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका विकास तो भारत में भी अति प्राचीन समय से देखा गया है, और भारत के धर्म ग्रंथों में राजनीतिक विषय की जो चर्चाएं हैं उनमें इसका विस्तार से विवरण हो सकता है कि उसके लिए शब्दावली अलग प्रयोग में लाई गई हो, लेकिन ये सनातन रूप से मौजूद रही हैं। अब चूँकि परिभाषा जैसे हम कह रहे हैं कि इसको हम शब्दों में पूरा बांध नहीं सकते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति जो अभिव्यक्ति की भावना है वही राष्ट्रवाद है, मनोवैज्ञानिक विचारधारा है। जैसा कि हम एक सामान्य उदाहरण से कहें कि एक जन समूह है या विद्यार्थियों की कक्षा है, वहाँ पर हमने बिना सोचे, बिना कुछ घोषणा किए अपने राष्ट्र के प्रति जिंदाबाद का नारा लगाना प्रारंभ किया, तो राष्ट्र का नाम लेते से ही एक भाव आपके मन में आएगा और आप जिंदाबाद की उद्घोषणा स्वयमेव करेंगे। आपको कोई निर्देश यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। और हमारे राष्ट्र के दुश्मन के प्रति अगर हम ऐसा उद्घोष करें तो आप उसके विपरीत यानी मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। ये कहीं न कहीं राष्ट्रवाद के विचार की तरफ हमारा इंडिकेशन है। इसके लिए न हमारे को किसी ने आदेश दिया है, न निर्देश दिया है, लेकिन हम उसके प्रति फिर भी ऐसा ही भाव रखते हैं। और ये हमारी आंतरिक विचारों से, हमारे हृदय से, हमारे मस्तिष्क से उत्पन्न विचार है जो हमें हमारे राष्ट्र से जोड़ता है, उसके प्रति निष्ठा, उसके प्रति भक्ति का भाव सिखाता है। कहीं न कहीं यही राष्ट्रवादी दर्शन है, और इसी रूप में हम राष्ट्रवाद को परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसको पूरा का पूरा शब्दों में बांधा जाना संभव नहीं है, क्योंकि ये हमारी मनोस्थिति का विवरण है, और मनोस्थिति का विवरण पूर्ण रूप से शब्दों में बांधने योग्य नहीं होता है। यही स्थिति यहाँ पर राष्ट्रवाद की परिभाषा करने के संदर्भ में भी दिखाई देती है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसके जो उदय की परिस्थितियाँ हैं, जिसमें कुछ हमने चर्चा किया कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय एक ऐसी घटना के साथ में जुड़ा हुआ है जिसका प्रारंभ भारत में नहीं हो रहा है, ब्रिटेन में हो रहा है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिसंबर 31, 1600 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा व्यापार की जो अनुमति प्रदान की गई, चार्टर जो प्रदान किया गया, राजाज्ञा जो प्रदान की गई, यहीं से प्रारंभ होता है। और यह आगे चल करके भारत के भाग्य का निर्माता ये कंपनी बनती है। 1850 के आसपास तक भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों में एक प्रबल शासक की भूमिका में ये स्थापित हो जाते हैं। भारतीय जनमानस की उपेक्षा होती है, और लगातार भारतीय जनमानस की उपेक्षा होने के कारण से धीरे धीरे भारतीयों में विदेशी शासन, विदेशी कंपनी के शासन के प्रति नफरत का भाव पैदा होने लगता है, घृणा का भाव पैदा होने लगता है। और ये स्थितियां ही आगे चल करके आपके राष्ट्रवाद के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। अब हमें देखना है कि राष्ट्रवाद के उदय के महत्वपूर्ण कारण क्या क्या हैं। राष्ट्रवाद क्यों उदय हुआ, राष्ट्रवाद के उदय होने के महत्वपूर्ण कारण क्या है। सबसे पहले हम यहाँ पर जिक्र करेंगे 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि। 1857 का संग्राम ब्रिटिश मीडिया और ब्रिटिश लेखकों के दृष्टिकोण से एक केवल और केवल सिपाही विद्रोह की संज्ञा इसको दी गई, एक उपद्रव की संज्ञा इसको दी गई। लेकिन भारतीय लेखकों के अनुसार जो है ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा इसको दी जाती है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं घटती है, जैसे कि मंगल पांडे द्वारा मंगल पांडे को फांसी दी जाती है, क्योंकि उन्होंने
गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूसों को प्रयोग में लेने से मना किया था। इससे सर्वप्रथम इनको फांसी दे दी जाती है। एक सिपाही थे, ऐसे सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ, फिर ये विद्रोह दिल्ली तक पहुंचता है, मेरठ होते हुए कानपुर होते हुए दिल्ली तक पहुंचता है और विद्रोही सैनिक जो है लाल किले पर अपना कब्जा स्थापित कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर भी क्रांतिकारियों के साथ मिल जाते हैं, लेकिन एक असंतोष और उनको दोबारा से खदेड़ दिया जाता है। फिर जो है आपका यहाँ पर झांसी की रानी का भी जिक्र आता है और इनके गोद निषेध नीति प्रारंभ करके गवर्नर ने जो है इनको अपने राज्य से वंचित कर दिया। झांसी ने भी बड़ा विद्रोह में हिस्सा लिया। कुंवर सिंह जो जगदीशपुर के नवाब हैं, राजा हैं, उनका भी यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण है। मध्य भारत में तात्या टोपे एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी के रूप में उभर करके आते हैं। एक तरीके से असंतोष धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगता है। हालांकि इस विद्रोह का, इस संग्राम का परिणाम निराशाजनक होता है और भारतीय क्रांतिकारी अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते हैं, असफल हो जाता है। लेकिन क्रांतिकारियों का, विद्रोहियों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भारत के शासन पटल पर उभर के सामने आती है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि, हालांकि पश्चिमी विचारधारा के अनुसार ये पूर्णतः सैनिक विद्रोह था और पूर्ण रूप से असफल उन्होंने करार दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं कहा जा सकता है। ये वह पृष्ठभूमि थी, यह वह प्लेटफार्म था जिस पर आगे चल करके 1947 की आज़ादी की कहानी लिखी गई। 1947 के आज़ादी का बिगुल इस पर बजाया गया। तो ये जो इस संग्राम की पृष्ठभूमि है वो बड़ी महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि है। दूसरा जो प्रश्न यहाँ पर है वो है सामाजिक और धार्मिक आंदोलन। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन, हालांकि यहाँ पर प्रश्न ये किया जा सकता है कि यहाँ पर जो चर्चा है वो राजनीतिक मुद्दों की चर्चा है और राज्य के संबंध में, क्रांति के संबंध में, राष्ट्रवाद के संबंध में है। यहाँ पर धर्म और समाज का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना होगा कि हमारे प्रारंभिक पीढ़ी के जो राजनीतिक विचारक हैं, विद्वान हैं, उनका एक महत्वपूर्ण विचार था जो समय के साथ में सही भी सिद्ध हुआ कि राजनीतिक स्वायत्तता, राजनीतिक स्वतंत्रता से पूर्व धार्मिक और सामाजिक स्वतंत्रता होना जरूरी है। अगर किसी समाज में धर्म और समाज का सुधार होगा, धर्म और सामाजिक स्वतंत्रता उस समाज को प्राप्त होगी, तो राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होगी या उसको सहज ही प्राप्त कर लिया जाएगा। लेकिन अगर धार्मिक और सामाजिक रूप से कोई समाज स्वतंत्र नहीं है, उसका विकास नहीं हुआ है, तो अगर उसको राजनीतिक स्वतंत्रता दे भी दी जाए तो भी उसका कोई अर्थ यहाँ पर नहीं रह जाता है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता राजनीतिक स्वतंत्रता के उपभोग की प्रारंभिक स्थितियां हैं, या यूँ कहें कि उपभोग की पूर्व शर्तें हैं। तो यहाँ पर धर्म और समाज सुधार आंदोलनों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, जिनमें कुछ बातों का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, एने बेसेंट, कुछ ऐसे नाम यहाँ पर हैं जिन्होंने हमारे धार्मिक और समाज सुधार के क्षेत्र में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया। सन 1828 में दयानंद सरस्वती के प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय समाज की बहुत बड़ी कुरीतियाँ, बहुत बड़ी कुप्रथाएं, फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा पर रोक लगी। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस समय भारत के गवर्नर जनरल हैं और इन्होंने सती प्रथा के विरोध में कानून बनाया और सती प्रथा का उन्मूलन भारत में किया गया। राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इसके द्वारा बहुत बड़ी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जैसे राय के बाद में आचार्य सरस्वती, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना की 1875। बहुत बड़ा योगदान यहाँ पर इनका रहा और दोनों आंदोलनों ने
समाज सुधार और धर्म सुधार को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इसी प्रकार विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद और स्वामी परमहंस एक ऐसी शख्सियत है जो न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में किसी परिचय की मोहताज नहीं है। 1893 शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया और हिंदू धर्म और दर्शन पर बड़ा विस्तृत भाषण दिया और भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष को संपूर्ण विश्व के सामने रखा। भाषण की समाप्ति के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड, जो वहाँ का मुख्य समाचार पत्र है, न्यूयॉर्क हेराल्ड लिखता है कि विवेकानंद जिस देश के निवासी हैं या जिस देश में विवेकानंद जैसा महापुरुष निवास करता है, उस देश में ईसाई मिशनरियों को, ईसाई पादरियों को भेजना बहुत बड़ी मूर्खता का परिणाम है, मूर्खता का संदेश है। तो इस प्रकार से इन समाज सुधारकों ने, इसी प्रकार थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी 1875 में की जाती है और ये सब मिलकर के धर्म सुधार के आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, समाज सुधार करते हैं, जिसके कारण से सोए हुए भारतीय जनमानस में कुछ सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक चेतना का प्रारंभ होता है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इन धर्म सुधार, समाज सुधार आंदोलनों का है। यद्यपि ये प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्थितियों से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन राजनीतिक विचार को उत्पन्न करने की ये प्रारंभिक स्थितियां हैं, प्रारंभिक सीढ़ियां हैं और इन धर्म सुधार और समाज सुधार के माध्यम से ही ये आगे जो है राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है। फिर इससे आगे मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन पर चर्चा नेक्स्ट क्लास में अपन करेंगे।